Righty. So, So the first question is region sometimes mentioned in news. तो ये कैटलोनिया जो था और लाइक सारे ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं हम. तो ये कैटलोनिया जो था यहाँ पर रेफरेंडम हुआ था 1718 के अराउंड. तो इंडिपेंडेंस रेफरेंडम था तो इसलिए न्यूज़ में था. और साथ में क्राइमिया तो हमें पता है कि रशिया में है. और जो मिंडानाओ है वो फिलीपींस में है. वहाँ पे अर्थक्वेक हुआ था. और ओरोमिया जो है इट्स अ रीजन इन इथियोपिया, टिग्रे रीजन के पास है. अगर हम क्वेश्चन को देखें तो लाइक हमें क्राइमिया तो पता चल जाता कि लाइक सही नहीं मार्क्ड है, तो हम सेकंड ऑप्शन तो एलिमिनेट कर देते. तो ए वाला हम नहीं मार्क करते और ना ही डी मार्क करते. तो बी और सी में से डाउट रहता. बट जो मिंडानाओ है थोड़ा सा फिलीपींस में, मतलब जो एरिया है वो सर्कम पैसिफिक में आता है, तो वो अर्थक्वेक प्रोन रीजन है थोड़ा सा. तो वैसे करके हम जो मतलब सेकंड, eliminate. फर्स्ट और थर्ड वाला ऑप्शन जो है लाइक सही मार्क कर सकते थे. बट जो ऑप्शन थे बी और सी में दोनों में 3 कॉमन था, तो हमें चॉइस करना होता तो फर्स्ट एंड फोर्थ में करना होता. सॉरी सर, मुझे समझ नहीं आया आप क्या कह रहे हैं. हाँ, मैं ये बोल रहा था, आपने बोला ना सेकंड को हम एलिमिनेट कर सकते थे, तो एलिमिनेट करके हम 2 ऑप्शन में बचते बी और सी. बट बी और सी में दोनों में ही थर्ड ऑप्शन कॉमन था, तो आप बोल रहे थे ना थर्ड को हम चूज कर सकते थे, तो उस वे में सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ वे में चॉइस होती. जी जी. हाँ ठीक है सर. बट लाइक कैटलोनिया तो हम लोग अपने पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, मतलब रेफरेंडम मूवमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड. तो थोड़ा बहुत आइडिया अगर कैटलोनिया का रहता तो सही रहता. ठीक है. तो राइट में मैप, मतलब ये डिटेल्स दी हुई है कि स्पेन से बॉर्डरिंग है कैटलोनिया, और नॉर्थ पार्ट में है स्पेन के. और क्राइमिया तो यहाँ हमें पे पता है. हाँ जी. यहाँ पे एक स्ट्रेट भी है अटलांटिक ओशन जाने का. स्टेट ऑफ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर. जिब्राल्टर. किसके जुरिडिक्शन में? नो आइडिया. ब्रिटेन. क्या? ब्रिटेन. हाँ, ब्रिटेन के अंडर है, सॉरी. तो याद रखना ब्रिटेन है आंसर. ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलें. हाँ जी. सर ये प्लेसेस इन न्यूज के लिए कौन सा कंपाइलेशन अच्छा रहता है, मतलब कुछ आइडिया है क्या? सर लास्ट में डिस्कस करें, अभी ये वाला पार्ट पहले कंप्लीट कर देना, नहीं तो हैप्पीजार्ड हो जाएगा ना. ठीक. ठीक है. तो सेकंड जो क्वेश्चन था, द फर्स्ट, तो ये 4 ऑप्शंस हैं कि कब कौन कौन कब कब फॉर्म हुए थे. तो ये ईयर्स हमें याद भी होने चाहिए. और ये एक्चुअली न्यूज में इसलिए था क्योंकि उस टाइम पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मर्जर्स चल रहे थे कुछ बैंक्स के. तो इसलिए न्यूज में था. और एयर इंडिया का भी क्राइसिस चल रहा था. उनके लॉस, मतलब लॉसेस बढ़ते जा रहे थे, इसलिए ये भी न्यूज में था. हिंदू में एक पूरा आर्टिकल आया था कि कैसे कैसे, मतलब ये पूरा एक आर्टिकल आया था कि कब कब क्या क्या फॉर्म हुआ था. तो तभी ये क्वेश्चन बना था. तो हमें गोवा का अगर पता रहता कि गोवा है कि 1961 में इंडिपेंडेंट, मतलब वहाँ पे जो ऑपरेशन विजय हम लोगों ने किया था, तो वो अगर पता रहता तो शायद हम लोग थोड़ा बहुत कर सकते थे इस क्वेश्चन को. जैसे कि मतलब अगर ईयर्स याद करने हो तो जैसे अभी लाइक एयर इंडिया जो है वो 1955 में, सॉरी 53 में नेशनलाइज हुई थी. इंपीरियल बैंक जो स्टेट बैंक बना था 55 में बना था. और गोवा 61 में इंडिपेंडेंट हुआ था. तो वैसे करके बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. और ये कम्युनिस्ट वाला तो मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने गोवा का मतलब थोड़ा सोच सोच के लाइक मैंने सही मार्क कर दिया था ये वाला आंसर. तो एक बार देख लो कि केरला भी जो है वो 57 में उनकी गवर्नमेंट आई थी, कम्युनिस्ट पार्टी जो आई थी. तो वैसे करके बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. करेक्ट. हाँ.
और अभी टाटा ने अक्वायर कर लिया है 100% एयर इंडिया के स्टेक। और जो बैंक्स मर्जर हुए थे वो राइट में, सर आप कर दीजिए तो मैं बता देती हूँ। अच्छा हाँ, ये हमें उड़ान के बारे में पता होना चाहिए। उड़े देश का आम नागरिक एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम थी। एज एन जो अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स हैं उनको सर्व करने के लिए ये स्कीम आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के थ्रू आई थी। एंड उड़ान 1 और 2 में सिंपल यही था कि लाइक अनसर्व रीजन्स को कनेक्ट कर रहे थे, नए नए एयरपोर्ट्स बना रहे थे। बट 3 और 4 में लाइक सी प्लेन सर्विसेज हमने स्टार्ट करी है, यानी कि लाइक वाटर प्लेन्स वगैरह स्टार्ट किए हैं। तो एक आइडिया होना चाहिए उड़ान 3 और उड़ान 4.0 का। और बाकी एक्स्ट्रा डिटेल्स मैंने दिए हैं। हाँ, एक सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज जो है, ये इसके थ्रू हम लोग जो सी प्लेन सर्विसेज स्टार्ट कर रहे हैं रिवर फ्रंट्स पे। तो ये वाली स्कीम है, और ये जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग के लाइक अंडर वी हैव लाइक इंट्रोड्यूस्ड उड़ान 4.1। तो थोड़ा ऑड है कि मतलब सागरमाला और सी प्लेन हम सोचते हैं तो ज्यादातर सिविल एविएशन सोचेंगे, बट मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट। किसी कुछ और ऐड करना है इसमें? सो ये बता दो कि हमने नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले अडॉप्ट कर लिया था या उसके बाद किया था? नेशनल फ्लैग तो काफ़ी लेट किया है, 1950 में किया है। और नेशनल एंथम 1950 में है, नेशनल फ्लैग इज 1948। नेशनल फ्लैग है 22 जुलाई 1947। और जो अपना सॉन्ग है और नेशनल एंथम है वो हुआ है 24 जनवरी 1950। राइट, मतलब उनका भी क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए, पूछ सकता है आगे पीछे उसको भी करके। राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन 92। तो ये राइट टू प्रिवेसी वाला क्वेश्चन है। ये तो लाइक हम सबको पता है कि आर्टिकल 21 KS पुट्टास्वामी जो केस आया था, तो लाइक ये तो देखना भी नहीं चाहिए। मतलब कुछ और ऐड करना है किसी को तो कर सकते हैं। हाँ, ये ऐड करना चाहूंगी लाइक आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है, तो ये पता होना चाहिए। और बस इस पे तो इतना ही था। ठीक है, ये आपने पुराना ये खड़क सिंह वर्स केस लिखा है, तो हाँ, ये खड़क सिंह वाले केस में ये था कि भाई उन्होंने बोला था कि द राइट टू प्राइवेसी इज नॉट प्रोटेक्टेड। हाँ, तो उन्होंने बोला कि राइट टू प्राइवेसी इज नॉट, मतलब नहीं है आपकी प्राइवेसी प्रोटेक्टेड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट इसमें उनको उस केस को लाइक दे ओवरटर्न्ड केएस पुट्टास्वामी में, और बोला कि इट्स इंट्रिंसिक टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, तो केस याद रखना ना, खड़क सिंह और MP शर्मा। किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? ये सेम क्वेश्चन है 2021 में, डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन से रीफ्रेम करके ही पूछ लिया था कि राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो रेनफॉल वाला इफेक्ट आ रहा है तुल सर, आई थिंक वो हेडफोन पे भी चालू है शायद। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन रिफ्रेज करके पूछा गया था, तो देख लेना, इम्पोर्टेंट है बट ये पहले सिंपल भी था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कंसीडर द फॉलोइंग। तो सारे ये लाइक दिए हुए थे इंग्रेडिएंट्स, और लाइक पूछा था कि किस किस पे MSP लगता है। तो लाइक मैंने जब ये क्वेश्चन सॉल्व किया तो मेरा ये गलत हुआ, बिकॉज मेरे को लगा कि अरेका नट जो है, जो सुपारी होती है, उसको भी गवर्नमेंट ने शायद MSP में डाला होगा। तो मेरा एक माइंडसेट जो था वो गलत था, तो मैं बता रही हूँ। और लाइक हाँ, ये मैं सोच सकती थी कि लाइक कॉफी जो है प्लांटेशन क्रॉप है, लोग प्रॉफिट के लिए ही उगाते हैं, और लाइक यूजुअली उसकी लाइक सेल जो है हो जाती है। तो उसको अगर हम देखते हैं तो वो सिर्फ बी वाले ऑप्शन में जो है, थर्ड ऑप्शन नहीं है।
तो बी ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट है। और टर्मरिक भी जो है वो भी उसकी भी लाइक हम लोग एक्सपोर्ट भी काफी अच्छा खासा करते हैं, उसकी डिमांड भी रहती है, कंज्यूमर भी हम लोग लार्जेस्ट ही हैं, तो उसको कंसिडर करते तो शायद थोड़ा सा आइडिया लग जाता कि एमएसपी नहीं लगता है उनका। ठीक है। और एमएसपी जो है मतलब कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस, सीएसीपी जो है ये रेकमेंड करती हैं। ठीक है। और टोटल 22 कमोडिटीज पे एमएसपी लगता है और एक पे एफआरपी लगता है जो शुगर केन पे लगता है। और जो 22 कमोडिटीज हैं वो एक बार देख लेते हैं तो याद रहे तो बेटर है। लाइक पैडी, व्हीट, मेज, सोरगम, पर्ल मिलेट, ये सब लाइक अगर फास्टिंग कोई करता हो तो सब में ये सब खाते हैं। एंड बार्ले, रागी। फिर 5 पल्सेस तो ग्राम, तूर, मूंग दाल, उड़द दाल, लेंटिल्स। ऑयल सीड्स भी हैं, ग्राउंड नट, रेप सीड, मस्टर्ड, सोयाबीन, सेसमम, सनफ्लावर, सैफलावर, नाइजर सीड। हाँ, और कॉमर्शियल क्रॉप्स इंपॉर्टेंट है। लाइक कौन से कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं, तो कोपड़ा, लाइक सॉरी कोपरा, जो नारियल होता है, हाँ, शुगर केन, कॉटन और रॉ जूट। तो लाइक मैं जैसे सोच रही थी कि प्लांटेशन क्रॉप है, कॉफी तो वो नहीं हो सकता था, बट लाइक 4 कॉमर्शियल क्रॉप्स भी हैं, तो ये 4 याद होने चाहिए। ठीक है। एंड जो सीएसीपी है वो कोई फील्ड वर्क करके लाइक प्रोजेक्शंस नहीं बनाती है। उसको वो मतलब सिर्फ उसका बस काम जो है रिकमेंडेशन देना है। और लाइक ऐसे ही उसको डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जो है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में, वो कुछ एस्टिमेट्स देते हैं, उनको देख के वो लाइक वो डिटेल्स वगैरह मतलब वो बनाती है कि कितना एमएसपी देना है। और जो कॉस्ट्स है, 3 तरीके के कॉस्ट जो है मतलब सीएसीपी निकालती है। फर्स्ट जो है A2 कॉस्ट, तो वो लाइक बेसिक कितना लाइक खर्चा हुआ, कितना हायर्ड लेबर पे लगा आपको, सीड्स फर्टिलाइजर्स पे लगा। फिर FL यानी कि फैमिली लेबर की भाई आपने कितने लोगों को साथ में एम्प्लॉय किया। ठीक है, तो A2 प्लस FL। और एक होता है सी समथिंग, सी कॉम्प्रिहेंसिव, वो तो उसमें लाइक सब कुछ ऐड हो जाता है कि भाई आपका रेंट, आपने जो आपके पास जो लैंड है उसका जो फॉरगॉन रेंट हो गया, आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, वो सब ऐड हो जाता है इसमें। तो कुछ कमिटीज रिकमेंडेशंस देती हैं कि भाई जो गवर्नमेंट है, जो जो लाइक गवर्नमेंट ऑफ एमएसपी दे रही है तो वो C2 पे देना चाहिए। बट गवर्नमेंट बोलती है कि हम सब कंसिडर करते हैं। और 1.5 टाइम्स जो है A2 प्लस FL यानी कि जो फैमिली लेबर मिला के अभी हम देते हैं। गवर्नमेंट बोलती है कि हम C2 भी मानते हैं, बट अभी कुछ लाइक इतना ढंग से लिखा नहीं हुआ था, तो हम यही कंसिडर करेंगे कि गवर्नमेंट तीनों प्राइसेस को कंसिडर करती है। भी गवर्नमेंट जो है वो A2 प्लस FL पे एडिशनल 50% दे रही है, ये बजट में बोला था गवर्नमेंट ने। 1.5 है ना इसका। हाँ 1.5। ओके सर। बट वो C2 से बहुत कम है, मतलब हाफ ही से भी कम है, ऐसा बोलते हैं ना। तो नेशनल कमीशन ने रिकमेंड किया था, उससे तो बहुत कम दे रहे हैं। और ये रिकमेंड किसने किया था, A2 प्लस FL प्लस C2? ये सर स्वामीनाथन कमेटी ने किया था ना। करेक्ट। हाँ, तो सीएसीपी जो है एक अटैच्ड ऑफिस है, लाइक स्टैट्यूटरी बॉडी है, रिकमेंडेशंस देती है, लाइक कुछ भी ऐसे मतलब फाइनल नहीं है इनका। और हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के लाइक अंडर आती है। ओके, आई थिंक शायद यहाँ पे कुछ गलती है, क्योंकि शायद हमने पहले पढ़ा हुआ है कि ऑयल सीड सबसे ज्यादा है शेयर उनका नंबर में। सो सेरल्स में पैडी है, व्हीट है, मेज है, sorghum जो है वो इसमें इंक्लूड करते हैं क्या? हाँ, sorghum भी आता है। sorghum यानी वो ज्वार। अच्छा, ज्वार, हाँ ठीक है। पर्ल मिलेट मतलब बाजरा, बार्ले एंड रागी, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हमारे पास ये 23 हो जा रहे हैं ना। ऑयल सीड्स में एक सेकेंड, ग्राउंडनट है, रेपसीड है, मस्टर्ड है। रेपसीड मस्टर्ड आई गेस एक ही ऑयल है। नहीं, अलग अलग होता है ये। अलग अलग है। ओके। एक
2 3 4 5 6 7 8 है ये, तो ये 8 है। नहीं रेपसीड मस्टर्ड को एक ही कंसीडर करते हैं, ये भी 7 ही है और वो भी हाँ 7 है, सही है, सही लिखा है। और जो वो 23 हो रहे हैं ना, इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कॉमर्शियल क्रॉप में शुगर केन भी है ना। यार मेरे ख्याल से तो वो डिफरेंट होता है, कोई और कंफर्म कर सकता है क्या वो मस्टर्ड और वो एक है क्या? तो एक ही होता है, लाइक वो जो राई होती है ना उसको ही बोलते हैं, लाइक सरसों होती है ना। सर ठीक मैं है। ऑफिशियल वेबसाइट से रीड करके बता देता हूँ। हाँ As of now, CACP recommends MSP of 23 commodities, which comprises 7 cereals: paddy, wheat, maize, sorghum, pearl millet, barley and ragi; 5 pulses: gram, tur, moong, urad, lentil; 7 oilseed: groundnut, rapeseed mustard, वो डैश मार के लिखा हुआ है, कॉमा मार के नहीं लिखा हुआ है। फिर सोयाबीन, सीसम, सनफ्लावर, safflower, niger seed, and 4 commercial crops: copra, sugarcane, cotton, and rosewood. ये ऑफिशियल ठीक है, वेबसाइट से मतलब पढ़ के सही लिखा मतलब ना। हम्म, तो आई थिंक मेरे को शायद नहीं पता था कि ये चीज सेम ही होती है। ठीक है। सर 22 की जगह 23 भी कर सकते हो। और अरे हाँ 22 वो एमएसपी है, एक एफआरपी है ना, इसलिए अलग अलग लिखा है। वो शुगर केन वाला है ना, वो ऐड ऑन करके हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ जी। हाँ, तो ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि भाई कौन सी स्टेट्स में पखुई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी लोकेटेड है। तो इसका और एक और नाम है लाइक पक्के वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। तो हम लोग को लाइक अब पता चल गया है कि अरुणाचल में है, तो किसी को नहीं पता हो तो पता चल गया अब। एंड इंडिया इज होम टू 9 स्पीशीज ऑफ हॉर्नबिल्स। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, बिकॉज जो ये हॉर्नबिल्स है यहाँ पे, जो ये पक्के टाइगर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, अब तो ये शायद नेशनल पार्क भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर। नहीं, ये शायद नेशनल पार्क तो नहीं है। तो यहाँ पे लाइक इसकी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे 4 तरीके के हॉर्नबिल्स मिलते हैं, बट इंडिया में टोटल 9 स्पीशीज ऑफ हॉर्नबिल्स हैं। और जो ग्रेट हॉर्नबिल है वो स्टेट बर्ड है भाई अरुणाचल और केरला का। और जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ना वो नागालैंड में मनाते हैं हम। तो ये एक थोड़ा सा कंट्रास्ट है कि भाई हॉर्नबिल स्टेट बर्ड जो है अरुणाचल और केरला का है, बट जो फेस्टिवल है वो नागालैंड में मनाते हैं हम, द ग्रेट हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक है, पक्की से टाइगर रिजर्व। ओके 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 मैम, ठीक है। एंड जो ये एरिया है ये ईस्टर्न बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आता है। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के लाइक 2 क्राइटेरिया रहते हैं पता करने की कि भाई ये हॉटस्पॉट है। तो वो है कि उनकी 1500 स्पीसीज जो हैं वो लाइक एंडेमिक होनी चाहिए, यानी कि उस एरिया की ही होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि इट मस्ट कंटेन 30% और लेस ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट, दैट इज इट मस्ट बी थ्रेटन्ड। तो यानी कि जो स्पीशीज होनी चाहिए वहां पे वो 30% थ्रेटन्ड होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे कि ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में लाइक आ जाता है। और जो ये कॉन्सेप्ट था ये नॉर्मन मायर्स ने दिया था, और कौन से ईयर में दिया था आई डोंट नो, किस कोई बता सकता है? 1980s है कुछ ऐसा करके ना, पढ़ा था कल परसों, 1980s में ये शायद। ठीक है, तो 1980s में नॉर्मन मायर्स ने दिया था। और 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, कोई बताना चाहेगा? हिमालयाज है, इंडो बर्मा रीजन या ईस्टर्न हिमालय वाला जो पार्ट है वो इंक्लूड हो जाता है, तो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वो इंक्लूड हो जाते हैं। सुंडालैंड है, उसमें हमारा अंडमान निकोबार वाला जो एरिया है, प्लस इंडोनेशिया का जो एरिया वो सुंडालैंड में तो एक साथ आ जाता है। एंड देन लास्ट में वेस्टर्न घाट है। हाँ जी, ओके, ठीक है। वेस्टर्न घाट सुंदरबन भी तो है। नहीं, सुंदरबन नहीं है। आ रहे हैं वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय, सुंदरबन और सुंदा वाला रीजन जो म्यांमार के बॉर्डर पे पड़ता है। सुंडालैंड है वो। हाँ, सुंदरबन नहीं है, सुंडालैंड है वो। हाँ, अंडमान के जस्ट नजदीक है जो। ठीक है, और किसी को कुछ और ऐड करना है इसमें? उसमें नीसी ट्राइब मिलता है यहाँ पे पक्के टाइगर रिजर्व के आसपास।
Nishi tribe. Only found in Arunachal. ये एक हॉटस्पॉट के पैरेलली एक होप स्पॉट करके कॉन्सेप्ट होता है। वो ओशन में होता है ना, पोटेंशियल साइट होगा, जैसे लक्षद्वीप हो गया अपना, अंडमान एंड निकोबार हो गया, 2 है ना अपने। हाँ, 2 साइड से इंडिया के। तो ओशन में जहाँ पे स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत होती है ना, तो वो होप स्पॉट हो जाता है। तो ये जो 2 साइड अभी नवीन ने बताए, वो 2 साइड से इंडिया के। कौन कौन से वापस एक बार वीडियो? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। अच्छा, ये ग्रेट हॉर्नबिल है, ये अपना फिर एंडेमिक कहाँ बोलेंगे इसको? नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे या फिर वेस्टर्न घाट बोलेंगे? केरल भी लिखा हुआ है ना इधर, स्टेट बॉर्डर में अरुणाचल का और केरल दोनों। एंडेमिक टू इंडिया बोल सकते हैं, एंडेमिक टू स्टेट तो फिर बोलना तो सही नहीं रहेगा। ठीक है। सो एक ये ट्रैक का वो डाला है तो वो भी देख लेना। अरुणाचल के लिए था, अरुण तुम नाम के पक्के हो तो अरुणाचल, एन से नाम डाफा, पी से पकुई। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट वाले ही डाले हैं, सारे नहीं डाले। ठीक है, तो ऐड ऑन कर सकते हो उसमें। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 95 में PSLVs और GSLVs के बारे में दिया हुआ है। अगर हमने बेसिक्स अच्छे से करे होंगे तो GSLV जो है हमें ये पता होता कि 3 स्टेज्ड लॉन्च व्हीकल है, कि भाई 3 स्टेजेस हैं उसमें। ठीक है, तो जो थर्ड वाला है वो तो लाइक रॉन्ग हो जाता, और तो B और D हम एलिमिनेट कर देते। अब A और B में देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो फर्स्ट वाले में है कि यूजफुल फॉर अर्थ रिसोर्सेज मॉनिटरिंग, व्हेयरएज GSLVs आर डिजाइन मेनली टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। तो ये कहीं ना कहीं सही लग रहा है, हमें लाइक पता है कि यही है। और सेकंड वाला देख लेते हैं, सैटेलाइट्स लॉन्च्ड बाय PSLV appear to remain permanently fixed in the same position in the sky as viewed from a particular location on earth। तो ये तो हमें लग रहा है कि शायद GSLV के लिए है कि भाई एक जगह पे ही स्टेशनरी लगती है वो। तो लाइक सेकंड वाला भी हम एलिमिनेट कर देते हैं, तो लाइक आंसर ए हो जाता। तो कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं PSLV और GSLV के बारे में। तो PSLV जो है थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है, उसके पहले भी 2 आए हैं, मुझे उनके नाम याद नहीं है इसलिए मैंने डाले भी नहीं है। आई लाइक चेक एंड पुट इट। तो थर्ड जनरेशन व्हीकल लॉन्च व्हीकल है और लो अर्थ ऑर्बिट में ये जाते, हम इसको भेजते हैं। और इसमें 4 स्टेजेस रहती हैं। सेकेंड और फोर्थ स्टेजेस में लिक्विड इंजन रहता है और फर्स्ट और थर्ड स्टेजेस में सॉलिड लाइक मोटर्स रहते हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइक सेकंड और फोर्थ में लिक्विड रहता है और फर्स्ट और थर्ड में सॉलिड रॉकेट मोटर्स रहते हैं। ठीक है, और जो GSLV Mark 3 है उसमें वो 3 स्टेजेस रहते हैं। एक स्टेज में मुझे बस याद था कि क्रायोजेनिक फ्यूल रहता है। तो the vehicle has 2 solid strap, 1 a core liquid booster and a cryogenic upper stage। हाँ, तो लाइक 2 solid strap 1 something है, और लाइक बहुत ज्यादा डिटेल है ये, मेरे को इतना आइडिया नहीं था, बट ये पता था कि क्रायोजेनिक अपर स्टेज कुछ है उसमें, तो ये पता होना चाहिए। और हाँ, ये है कि उनके जियोसिंक्रोनस नेचर की वजह से लाइक दे अपीयर स्टेशनरी, कि भाई एक ही जगह पे वो लाइक फिक्स लगते हैं। ठीक है, और हाँ ये भी लाइक पता होना चाहिए कि जो PSLV है वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स रहते हैं, भाई मैपिंग वगैरह के काम आती है, लाइक अर्थ को वो मैप करने के लिए। और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स जो है कम्युनिकेशन के लिए अच्छे होते हैं, तो भाई हम आपस में अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, तो उसके लिए GSLV यूज होता है। कुछ और किसी को ऐड करना है तो आप कर दीजिए। जो फर्स्ट जनरेशन होता है ना, वो होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और जो सेकंड जनरेशन का था उसको बोलते हैं ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो जो सेकंड है वो 150 kg तक, मतलब उसका वेट का कुछ रहता है, और वो लोअर अर्थ ऑर्बिट तक जाता है। जो फर्स्ट था ना उसका सिर्फ 50 kg था। अच्छा, इधर लिखा है जियो सिंक्रोनस। 2 चीजें होती है ना, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस, क्या डिफरेंस होता है दोनों में? जियो स्टेशनरी वो होता है जब वो इक्वेटर के अलोंग होता है। ठीक है, एकदम इक्वेटर के अलोंग,
और सारे टाइम हमें उसी एक पॉइंट पे दिखता रहता है क्योंकि वो अर्थ के साथ टाइडली लॉक्ड होता है, ठीक है। लेकिन जब जियो सिंक्रोनस बोलते हैं तो वो टाइडली लॉक्ड जरूर होता है, लेकिन वो अर्थ के इक्वेटर से कुछ डिग्री इंक्लाइंड होता है, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली इक्वेटर पे नहीं होगा, लेकिन इक्वेटर से कुछ डिग्री ऊपर नीचे होगा, लाइक 10 डिग्री 20 डिग्री, ठीक है। वैसे सिमिलरली सन सिंक्रोनस भी होता है। एक सन ऑर्बिट होता है, एक सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है, तो वो भी सेम ही कॉन्सेप्ट है कि अगर सन से एकदम पिन पॉइंट पे है तो वो सन ऑर्बिट हो गया, और अगर कुछ डिग्री पे इंक्लाइंड है तो फिर वो सन सिंक्रोनस हो गया, ठीक है। सर एक पोलर सन सिंक्रोनस भी होता है, वो पोल्स पर रहता है। जो निसार प्रोजेक्ट था ना, वो नासा इसरो, वो पोलर में ही था। ठीक है। सो एक स्टेटमेंट पूछता हूँ, वो ट्रू एंड फॉल्स बताना। सो communication satellites can only be launched by GSLV. True or false? फॉल्स। फॉल्स। तो फॉल्स है। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, हमने ये तो पता है कि उनको हाई अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करना पड़ता है, विच इज लाइक इन 30,000 और मोर डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन PSLV की खासियत यही थी, और जिसके कारण इसको वर्क हॉर्स ऑफ इसरो भी बोला जाता था, वो ये था कि सैटेलाइट्स को हायर अर्थ ऑर्बिट में भी ले जा सकता था, लेकिन फिर वो जो वेट वो वहां पे कैरी कर सकता था वो मतलब प्रोपोर्शनली कम होता जाता था। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता था, उसका कैरिंग कैपेसिटी भी कम होता जाता था, ठीक है। तो जो जो भारी सैटेलाइट्स होते थे फिर हम बाहर से लॉन्च कराते थे, लेकिन अब हमने GSLV बना लिया है तो वो वेट का कोई चिंता नहीं है, अब हम कितना भी वेट ऊपर लेके जा सकते हैं, ठीक है। सो वो चीज थोड़ा सा दिमाग में रखें। और प्लस सर ये भी होता है कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती है वो जरूरी नहीं है कि खाली मतलब लॉन्ग रेंज उसमें रहती है, अंदर 36,000 अबव रहती है। हम मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में भी उन्हें लॉन्च कर सकते हैं, लाइक स्टारलिंक ने अपना किया हुआ है। स्टारलिंक का लेकिन कॉन्सेप्ट दूसरा है, उसने पता क्या किया? कॉन्सेप्ट दूसरा है, बट ऐसा एक स्टेटमेंट बने ना कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कैन ओनली बी सिचुएटेड इन द GTO ऑफ द, तो वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो मिलिट्री वाली वो भी होती है ना, तो वो भी हम शायद लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ देते हैं। मिलिट्री वाली भी जो लो अर्थ ऑर्बिट होती है ना, वो मतलब वो अपने आप सस्टेन नहीं कर सकती, फिर वो तेजी से पोलर टू पोल ऐसा चक्कर खाती रहती है। अगर हम लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ते हैं ना, तो कारण ये है कि वो कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है। तो स्टारलिंक में उस प्रॉपर्टी को उन्होंने ओवरकम कैसे किया है, उस फिनोमेना को ओवरकम कैसे किया, कि उन्होंने पूरा एक नेटवर्क बना दिया, ठीक है। कि अगर आप लेट्स से सैटेलाइट 1 से अभी 1 बजे कनेक्टेड थे, तो आप 2 बजे सैटेलाइट 2 से कनेक्टेड हो जाओगे, फिर वो आपस में इंटरलिंक्ड है। वो उस चीज को वैसे ओवरकम कर रहे हैं। बाकी चीज तो यही होती है कि कम्युनिकेशन आपको 24/7 चाहिए, तो वो आपको फिर एक स्टेशनरी ऑर्बिट में पड़ी किसी सैटेलाइट से मिलेगा, वो आपको लो अर्थ ऑर्बिट वाली सैटेलाइट से नहीं मिलेगा। तो लो अर्थ वाली का मतलब एरिया ऑफ फोकस वही रहेगा कि अल्टीमेटली के उसको फोटो वगैरह खींचना है या फिर रिसोर्सेज लोकेट करने हैं, तो दिन में 2 बार फोटोग्राफ खींच सकता है, वही है। बाकी तो अच्छा, अपना जो IRMSS वाला है वो तो नीचे वाले में ही है ना, या वो ऊपर में? वो मिडिल अर्थ ऑर्बिट में है। जितने भी नेविगेशन बेस्ड सैटेलाइट्स होते हैं ना, वो सब मिडिल अर्थ ऑर्बिट में होते हैं। तो सर उसको कम्युनिकेशन बोल सकते हैं ना, कि सिग्नल विग्नल मिलते हैं हमको, पोजीशन दिखाता है ना वो। थोड़ा वो शेडी एरिया हो जाएगा, बट क्योंकि वो स्पेसिफिकली आपने जब सैटेलाइट की बात करो ना, आप एक सैटेलाइट से कम्युनिकेशन चाह रहे हो, ठीक है। वहां आप 7 सैटेलाइट के ग्रुप से एक साथ कोऑर्डिनेट करते हो, ठीक है। तो वो थोड़ा सा उस सेंस में डिफरेंट हो जाएगा। तो अदरवाइज तो फिर स्टारलिंक को भी हम बोल सकते थे कि वो पूरा का पूरा एक वही है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट ही है, लेकिन वो फिनोमेना वो दूसरा यूज कर रहा है। वो है लो अर्थ ऑर्बिट में, लेकिन उसने इतना बड़ा नेटवर्क बना दिया कि आप एट ए टाइम किसी ना किसी सैटेलाइट से लिंक्ड ही रहोगे, ठीक है, लेकिन वो सेम सैटेलाइट नहीं होगी। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, विद रेफरेंस टू द गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंकिंग इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The first point was कि capital infusion into public sector banks by the government of India has steadily increased in the last decade. तो मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी, लाइक प्रीवियस क्वेश्चंस में जहां भी ये वर्ड स्टेडीली आ रहा है ना, तो मतलब इसको एक रेड फ्लैग की तरह कंसिडर करिए। एंड अगर आपको स्टैट्स नहीं पता है
तो इसको रॉन्ग ही कंसिडर करिए। लाइक बहुत ज्यादा मैंने 2-4 क्वेश्चंस देखे जहाँ पे भी स्टेडीली वर्ड था, वहां पे वो क्वेश्चंस मतलब गलत ही थे। तो स्टेडीली वर्ड जो है एक रेड फ्लैग की तरह लीजिए। फिर सेकंड पॉइंट है टू पुट द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन ऑर्डर, द मर्जर ऑफ एसोसिएट बैंक्स विद द पेरेंट एसबीआई हैज बीन अफेक्टेड। तो हाँ, ये कहीं ना कहीं बहुत ही जनरल सा पॉइंट है कि भाई पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ऑर्डर में डालने के लिए जो मर्जर हो रहा था एसबीआई में सारे बैंक्स का, वो अफेक्ट हुआ था। तो यस, वो हुआ था। तो ये सेकंड वाला जो पॉइंट है भाई वो सही है। और ये फर्स्ट वाला तो लाइक स्टेडीली तो नहीं हुआ है। जो लाइक रियल आंसर है वो तो बोल रहे हैं कि भाई बीच में भी हुआ है। ऑल्सो इन द लास्ट डेकेड कह रहा है, तो लास्ट डेकेड 10 सालों में स्टेडीली इंक्रीज कुछ ज्यादा ही हो गया। यस, ठीक है, हाँ जी। और ठीक है, लाइक फिर मर्जिंग ऑफ बैंक्स वुड हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग द बार्गेनिंग पावर ऑफ द बैंक्स। तो फिर वो तो हमें लाइक बेनिफिट्स पता ही है कि मर्जर हो जाता है तो बैंक्स की जो मतलब एक्सपीडियंसी है अच्छी हो जाती है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन हो जाता है। ठीक है। और जो बैंक्स का मर्जर हुआ था, सर आप राइट में कर दीजिए अगर दिख रहे हो तो। हाँ, तो ये 2017 में 5 बैंक्स का मर्जर हुआ था एसबीआई में। एसबीआई ऑफ जयपुर, बीकानेर, मैसूर, ट्रैवेनकोर, हैदराबाद और पटियाला, और एक और भारतीय महिला बैंक। ठीक है। और अभी लाइक 2020 में पीएनबी ने ओसीआई जो है, सॉरी ओबीसी जो है, उस बैंक को लाइक इट कैप्चर, उसको मतलब लाइक व्हाट इज द करेक्ट टर्म टू बी यूज्ड हियर, उसको लाइक हाँ और अमेलगमेशन हो गया। हाँ, ये लाइक द होल्डिंग बैंक पीएनबी थी यहाँ पे। ठीक है। और जो फिर यूबीआई ने हाँ मतलब एंकर बैंक लिखा ही हुआ है यहाँ पे। तो यूबीआई जो है भाई, अरे सॉरी, पीएनबी जो है वो ओबीसी और यूबीआई बैंक को लाइक ओवर उसको अपने अंदर कर लिया। देन कैनरा बैंक विल टेक ओवर सिंडिकेट बैंक। ठीक है। और यूबीआई जो है भाई आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया अपने अंदर। एंड इंडियन बैंक जो था उसने इलाहाबाद बैंक को टेक ओवर कर लिया। मैंने थोड़ा सा गलत सलीके से बता दिया है, बट लाइक देख लो तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, किसी को और कुछ ऐड करना है इस पॉइंट में, मतलब इस टॉपिक में? आज आपने बोला आंध्रा और कौन सा कॉर्पोरेशन बैंक, इंडियन बैंक, इनको इलाहाबाद में मर्ज किया है ना? इलाहाबाद जो है वो इंडियन बैंक के अंदर मर्ज हुआ। आंध्रा बैंक, एक सेकंड ना, इंडियन बैंक यूबीआई ने आंध्रा और कॉर्पोरेशन बैंक को लाइक इनकॉर्पोरेट किया है अपने अंदर। हाँ यार, क्लियर हो गया से मतलब यूपीएससी नहीं पूछेगा, चलो बट रफ आइडिया रखो, वही ऐसा ही पूछेगा तो स्टेटमेंट में दिया ना रिसेंटली मर्जर टाइप हुआ है, तो उसी हिसाब से बाकी बहुत सारी चीजें बात करने को ना। सो कोई प्रोसीजर बता सकता है कि बैंक रिकैपिटलाइजेशन में गवर्नमेंट करती क्या है, मतलब व्हाट डज गवर्नमेंट डू इन बैंक रिकैपिटलाइजेशन? सर आई थिंक सर ऐसे करती है कि लाइक बैंक से वो बॉन्ड पेपर लेती है, मतलब उतने रुपीस के, देन उतना वो जो अमाउंट होता है उसको इन्फ्यूज कर देती है बैंक से। हाँ, थोड़ा सा उल्टा बोल दिया। गवर्नमेंट इशू करती है बॉन्ड जो वो बैंक्स को दिलवाती है, ठीक है, और फिर वो जो बैंक से जो पैसा लिया वो उसके टीयर 1 कैपिटल में डाल देती है, मतलब इक्विटी में डाल देती है। ठीक है। सो हम पढ़ते हैं ना CAR क्या होता है, टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट। ठीक है। सो उस पैसे के एक तो सिक्योरिटीज इशू करा रही, मतलब वो जो बैंक्स के पास जो पैसा है वो अभी भी एसेट की तरह ही रहेगा। ठीक है। उसके अगेंस्ट सिक्योरिटीज इशू करी गई है गवर्नमेंट ने। ठीक है। और वो जो पैसा लिया वो वापस से बैंक्स को दे डाला, मतलब कि बैंक्स की जेब से ही निकाला और वापस बैंक की जेब में डाल दिया। तो ऐसा दिखा रहे हैं कि मतलब मैंने ले लिया पैसा और फिर मैंने वापस भी डाल दिया। ठीक है। तो बैंक्स के रिकॉर्ड में ये हो गया कि इतने के तो हमने सिक्योरिटीज खरीद ली और फिर उसी पैसे को गवर्नमेंट जो है उनके
कैपिटल के अंदर डाल देते हैं तो उसके रिकॉर्ड्स में आ जाता है कि ये दो पैसा जो है 2 बार हो गया। तो इस तरीके से रिकैपिटलाइजेशन होता है। तो जो टीयर 1 कैपिटल है वो बढ़ जाता है एंड उसकी वजह से वो कैपिटल इन्फ्यूजन जो है प्रोसेस पूरा हो जाता है। ठीक है, राइट। और किसी को कुछ ऐड करना है? हाँ, मैं ये बोल रहा था मिशन इंद्रुज करके लेके आए थे ना अपन, एक गूगल पे हम्म, दिखा रहा है उसमें, एक तो करेक्ट पहला करेक्ट। यही बोल रहे हो। फिर बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाएंगे जो पब्लिक सेक्टर बैंक के जितने भी है ना अपॉइंट करने के हम्म लिए, मर्ज वगैरह सब दिया उसमें, 7 पूरे स्टेटमेंट है 7। राइट, ठीक। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग आइटम्स। हाँ, तो भाई ये पूछ रहे हैं यहाँ पे कि इनमें से कौन से जो हैं जीएसटी में एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, तो अब लाइक ये तो फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि कोई भी फूड अगर प्रोसेस्ड है और कैंड है, यानी कि यहाँ की यानी पैकेज्ड है, तो भाई उस पे जो है जीएसटी लगना ही है। ठीक है, तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है फिश प्रोसेस्ड एंड कैंड, तो इस वाले में जो है हम इसको लाइक हटा सकते हैं कि भाई ये जो है एग्जेम्प्ट नहीं होगा जीएसटी में, थर्ड वाला ऑप्शन। फिर बचते हैं भाई ए और सी। तो अब चिकन एग्स जो है कुक्ड, तो ये तो हमने देखा ही है, लाइक रोड पे भी जो हॉकर्स वगैरह वेंडर्स वगैरह रहते हैं, दे आर सेलिंग एग्स, बॉइल्ड एग्स, तो उस पे भी लाइक अगर हम सोचे तो जीएसटी वगैरह नहीं लगता है, जो मतलब बेचते हैं ठेले वगैरह पे भी। तो उसको कंसिडर करके लाइक सी ऑप्शन मैंने मार्क किया था, तो लाइक वो सही हो गया। ठीक है, और फिर राइट में डिटेल्स दिए हुए हैं कि भाई जीएसटी पहले, अच्छा हाँ, ये सीरियल ग्रेन्स हल्ड क्या होता है भाई? धुली हुई दाल को बोलते हैं सीरियल ग्रेन्स हल्ड। ठीक है, तो उस पे पहले लगता था जीएसटी, बट लाइक फिर हटा दिया था गवर्नमेंट ने। और न्यूज़पेपर्स कंटेनिंग एडवर्टाइजिंग मटेरियल इज लाइक, हम लोग कभी भी जब न्यूज़पेपर के लिए भी पे करते हैं, अगर हम लोग लेते हैं सब्सक्रिप्शन, तो वी डोंट पे एनी जीएसटी, बस जो उसका रेट रहता है दे आस्क, द वेंडर आस्क फॉर इट एंड वी पे इट, तो उस पर भी हम कोई जीएसटी पे नहीं करते हैं। हाँ, जो एडवर्टाइजिंग के लिए, जो मतलब कंपनी लाइक एडवर्टाइजिंग के लिए दे रही है उनको पे करना पड़ता है, बट लाइक व्हेन वी एज कंज्यूमर्स आर सब्सक्राइबिंग टू द न्यूज़पेपर, तो हम लोग को नहीं पे करना होता। तो लाइक कंसिडरिंग दैट वो ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, और हाँ, जीएसटी काउंसिल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और कोई बताना चाहेगा कौन से आर्टिकल के अंदर लाइक बनी है? 279 अल्फा। यस, और इसको लाइक चेयर कौन करते हैं? ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर। हाँ हाँ, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर चेयर करते हैं। और अच्छा, कोरम जो है भाई कि जीएसटी मीटिंग तभी होगी काउंसिल की जब 50% लाइक मेंबर्स रहेंगे। ठीक है, और जो डिसीजन मेकिंग है ये सीडीएस वगैरह में पूछा हुआ था, तो लाइक एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि भाई 3/4 वेटेड वोट्स होने चाहिए, उसमें 1/3 वोट्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होने चाहिए और 2/3 वोट्स जो है स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से होने चाहिए। मेन जो है 3/4 वाला जो है वेटेड वोट्स का पता होना चाहिए हमें, कि तभी हम डिसीजन मतलब वहां पे अप्रूव होगा, तो 3/4 वेटेड वोट्स होंगे। ठीक है, लाइक किसी को कुछ ऐड करना है, बताना है तो बता दीजिए। ऐड तो नहीं करना, बट ये जो डिमांड चल रही है ना अभी स्टेट्स की, हमें कंपनसेशन वगैरह दो, तो वो ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, एक्ट में लिखा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे? उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है वो, जो कंपनसेशन डिमांड कर रहे हैं कि हमें उतना टैक्स नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। तो जीएसटी कंपनसेशन सेस की बात करते हैं सर आप? वही बोल, लीगल राइट हो जाता, लीगल राइट हो जाता है वो अंडर 2017 एक्ट। ओके ठीक है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Consider the following statements. The definition of critical wildlife habitat is incorporated in the Forest Rights Act 2006. ठीक है, for the first time in India, beggars have been given habitat rights. Third है कि भाई Forest Ministry officially decides and declares habitat rights for primitive and vulnerable tribal groups in any part of India. तो सबसे पहले तो ये जो सेकंड वाला है, ये जो था ये लाइक न्यूज में था 1817 के टाइम पे कि भाई बैगास जो है उनको ट्राइबल उनको जो है हैबिटेट राइट्स दे दिए गए हैं।
तो सेकंड वाला ऑप्शन तो भाई सही हो गया है। तो देखते हैं और भी देखते हैं। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट अगर हमने पढ़ा हो तो हाँ, मतलब फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के थ्रू ही आया था। और फिर ये थर्ड वाला जो है भाई, हाँ ये थर्ड वाला जो है UNFCCC वाला थोड़ा सा लाइक डाउटफुल लग रहा है कि ऑफिशियली डिसाइड्स एंड डिक्लेयर्स ह्यूमन राइट्स फॉर प्रिमिटिव्स एंड वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। यहाँ हम सोच सकते हैं कि शायद मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स आ सकती है। तो कंसिडरिंग दैट लाइक वील मार्क ऑप्शन ए। और ठीक है, फिर हाँ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड फॉर लाइक इस एक्ट में दिए हुए हैं। और हाँ ट्राइबल अफेयर्स ही मिनिस्ट्री है इनकी। बैगा ट्राइब्स हैं, उनको लाइक फर्स्ट कम्युनिटी टू गेट हैबिटेट राइट्स। ठीक है। और हाँ ये होते क्या है क्रिटिकल हैबिटेट, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स? These are areas of national parks and sanctuaries where it has been specifically and clearly established case by case are required to be kept as inviolate for the purposes of wildlife conservation. ठीक है, तो लाइक स्पेशल एरियाज जहाँ पे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हम करें वो है क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। द नेम गोज सच कि हम समझ सकते हैं कि क्या बोलना चाह रहा होगा। ठीक है। अब जो मतलब रहेगा, हाँ जी, मतलब इस एरिया के अंदर ट्राइबल्स को लैंड राइट नहीं मिलता है तो मेजरली इसलिए वो इस एक्ट के अंडर मेंशन्ड है। ठीक है सर। ठीक है। जो ये बैगाज है भी, ये छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, MP, उत्तर प्रदेश, इन सारे एरियाज में रहते हैं। तो सेंट्रल ईस्ट इंडिया हम लोग मान सकते हैं। ठीक है। और सेमी नोमैडिक लाइफ लाइक इनकी रहती है। और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लाइक डिपेंडेंट उस पर रहते हैं। और बैम्बू जो है इनका प्राइमरी रिसोर्स है। तो बैम्बू पे क्वेश्चन आया था तो वो हम लाइक नेक्स्ट पेपर में देख लेंगे, 2019 का पेपर जब हम करेंगे तो। बाकी हाँ इस ट्राइब की ना एक स्पेसिफिक लाइक इनकी नीश है कि भाई इनको टैटू कराना बहुत पसंद है। तो लाइक एवरी एज एंड बॉडी पार्ट हैज अ स्पेसिफिक टैटू रिजर्व फॉर द ओकेजन। तो लाइक ये पता होना चाहिए बायगास के बारे में। ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन जो है ये PVTGs के बारे में लाइक आया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट PVTGs इन इंडिया। तो इसमें कोई लाइक गैस करना चाहेगा कि क्या सही हो सकता है ऑप्शन? हाँ ये 75 है, 76 है ना, 92 नहीं है, कुछ ऐसा है हाँ ना। जी, यस 75 है। ठीक है। लार्जेस्ट कौन से स्टेट में? उड़ीसा। उड़ीसा। ठीक है। तो लाइक स्टैग्नेंट और डिक्लाइन पॉपुलेशन तो है क्राइटेरिया, तो सेकंड वाला भी सही है, फर्स्ट वाला भी सही है। एक यूटी में है, आई गेस अंडमान ही है ना, लक्षद्वीप में तो नहीं है। और 75 सर ने बता दिया। और आइरुलर एंड कोंडा रेड्डी ट्राइब्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ PVTGs। तो यस ये कहीं ना कहीं मेरे न्यूज़पेपर में पढ़ा भी हुआ है, तो लाइक सही है ये। तो सही ऑप्शन हो गया 1, 2 एंड 4। ये जैब में मूवी में भी दिखाया ना, ये रूलर ड्राइव करके, साउथ इंडिया में ना, केरल तमिलनाडु वाला। हाँ एक मूवी है। मैम आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? Sorry, my voice was not audible. हाँ जी, it was not audible. अच्छा नहीं, बस वेरी ट्रिवियल इन्फो था। जय भीम करके एक मूवी था, उसमें दिखाया गया है। ठीक है मैम। ठीक है, किसी को कुछ और ऐड करना है मूवी के अलावा, लाइक कुछ और ये पॉइंट? अपन लोग जो टाइगर के लिए क्रिटिकली एरिया रिजर्व करते हैं वो यही वाला है क्या इसी एक्ट में, या वो अलग है? फिर ऐसा बोलते हैं, एक सवाल भी था ना इस बार 20 में शायद, कि कौन सा क्रिटिकली हैबिटेट में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, कुछ ऐसा था ना। तो ये वही एरिया या अलग है ये वाला जो स्टेटमेंट 3 दिया है इधर, या 1 है जो क्वेश्चन में? सर ये तो अलग क्वेश्चन, मतलब आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन सर। अरे मैम जैसा एक बार लेफ्ट साइड में करना, क्वेश्चन दिखाना 18 वाला। हाँ वो श्री सेलम टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हो ना आप? हाँ मतलब ये वाला वही एरिया है, वो अलग वाला एरिया? जैसे ये तो फॉरेस्ट साइड आइट में दिया हो ना यार, तो उसमें टाइगर के लिए क्या काम होगा फिर, ये पूछ रहा हूँ मैं। कोर बफर ट्रांजिशन वाली बात कर रहे हो ना अभी? हाँ I think
हाँ शायद वो उसकी बात कर रहे हैं, वो शायद एनवायरमेंट एक्ट के अंदर आता है ना। दिस इज एक्सक्लूसिव टू ट्राइबल्स वाला पार्ट, क्रिटिकल हैबिटेट। तो ऐसे पकड़ के चलो कि ये पीपल सेंट्रिक हो जाता है और वो एनिमल सेंट्रिक हो जाता है। बट इधर ये लिखा हुआ है ना CWH में डेफिनेशन में, क्रिटिकली वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में, कि 2006 वाले एक्ट में होते हैं, लेकिन एरिया इनवायलेबल होगा ना, वाइल्ड लाइफ पर्पज के लिए करेंगे हम लोग। तो फिर मैं देखता हूँ, चलो उसको चेक कर, मुझे सेम ही लग रहा है यार ये। क्रिटिकल टाइगर रिजर्व जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर डिक्लेयर किया जाता है। नहीं मैम वो तो ठीक है, अच्छा उसमें तो हम लोग टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करते हैं ना उसमें, WP आप जो बोल रहे हो, क्रिटिकल भी NTC। उसी में होता है। तो ये था क्वेश्चन, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट था, ठीक है, नाम में ये चीज है। ओके ठीक है। अरे संजय सर, यस सर। वो कांग्रेस की वेबसाइट पे क्या कर रहे थे आप? ज्वाइन कर रहा हूँ। रिवाइव कर रहे हो क्या? नहीं, वो एक्चुअली मैं उसके सेशंस देख रहा था, तो वहां पे ऑफिशियल डिटेल मिल जाएगी उसके रिगार्डिंग, इसलिए देख रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग बर्ड्स। तो ये सारे 4 चीजें दिए हुए हैं और पूछ रहे हैं विच ऑफ द अबव स्प्रेड प्लांट डिजीजेस। तो अगर हम लाइक ऐसे जनरली भी सोचे तो सब चीजें प्लांट डिजीजेस लाइक क्रिएट करते ही हैं। बर्ड्स, डस्ट, रेन, विंड ब्लोइंग। तो काफी जनरल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा इजी साइड पर था। तो अब मैंने लिखा हुआ है कि भाई बर्ड्स जो हैं जब लाइक व्हेन दे फ्लाई तो दे कैरी पैथोजेंस फ्रॉम वन इन्फेक्टेड प्लांट टू अनदर प्लांट। और बहुत ही जनरलिस्ट सा लाइक एक्सप्लेनेशन भी है इसका। हाँ, ये है कि भाई जो कुछ बैक्टीरिया से सिट्रस कैंकर डिजीज हो जाती है। तो सिट्रस कैंकर डिजीज लाइक नाम से सजेस्ट कर रहा है कि सिट्रस फ्रूट्स वगैरह में ना लाइक धब्बे धब्बे हो जाते हैं। लाइक इफ यू हैड ऑरेंजेस या मौसम्बीज लाइक लाइम फ्रूट, तो उसमें लाइक हो जाता है ना कि कभी कभी काले काले धब्बे दिख जाते हैं। दैट इज सिट्रस कैंकर। तो वो ऐसे लाइक फ्रूट के लिए हार्मफुल नहीं होता है, बस लाइक थोड़ा सा ऐसे दिख जाता है कि छिलकों पर। ठीक है, दैट इज सिट्रस कैंकर डिजीज। इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज एंड इट डजंट हार्म द फ्रूट, बस लाइक फ्रूट की मार्केटेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है। और राइट में सर लाइक मैंने ये स्टेट पीसीएस में काम आएगा कि भाई कौन से उससे क्या क्या डिजीजेस, कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे कौन सी डिजीज हो जाती है। तो एक बार ऐसे लाइक गो थ्रू इट। ठीक है, नीचे भी देख ले रहा हूँ। राइट, सो किसी को कुछ और ऐड करना है इसमें? हाँ कुछ ना आता तो ओली मारो इनमें यार, मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लग रहा है तो ये तो छोड़ो, सीधा ही है इनका। वाला पार्ट दिखाना कि कौन सा था। कौन सा? ठीक है सर, बाकी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से। तो इसमें है विथ रेफरेंस टू ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इज ऑपरेटेड अंडर द गाइडलाइंस एंड डायरेक्शंस ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो थोड़ा सा ऑड लग रहा है कि भाई ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, थोड़ा ऑड भी लग रहा है, थोड़ा सही भी लग रहा है। तो लेट्स गो टू द सेकंड वाला ऑप्शन। The Agriculture and Processed Food Products Export APIDA functions as the secretariat for the implementation of NPOP. तो कहीं ना कहीं ये तो सही लग रहा है कि भाई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं तो लाइक एक्सपोर्ट ही होंगे। यूजुअली हमारा मार्केट अच्छा रहता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करने का। ठीक है, और सिक्किम हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट, तो ये तो सही है, लेकिन हमने पढ़ा भी हुआ है। तो थर्ड वाला ऑप्शन तो एकदम सही है। सेकंड वाला भी कहीं ना कहीं सही लग रहा है। फर्स्ट वाला थोड़ा डाउटफुल है, तो इसमें ये गैम्बल लाइक लेना पड़ेगा कि भाई फर्स्ट वाले को रॉन्ग मार्क करना है और बी ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, और लाइक जो ये एनपीओपी जो है लाइक सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है भाई उसके लाइक अंडर इम्प्लीमेंट हुई है।
और इनका यही है कि भाई सर्टिफाई करना है जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और उनको अक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट्स देने हैं कि भाई उनके प्रोडक्ट्स जो ऑर्गेनिक हैं, पूरा ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से लाइक रिलेटेड है उनका काम, ठीक है। और अच्छा हाँ, ये पता होना चाहिए कि जो अपीडा है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आती है, और सिक्किम जो है इंडिया का लाइक फुली ऑर्गेनिक स्टेट है, ये तो पता ही है। अच्छा हाँ, ये ट्राइफेड जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आती है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये तो लाइक पता ही होगा, बट फिर भी मैंने थोड़ा सा मतलब डाल दिया, ठीक है। किसी को कुछ और ऐड करना है? स्टेटमेंट भर में वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर लिखता ना, तो हम लोग सही मान सकते थे, लेकिन ये तो रूरल लिख दिया ना, थोड़ा अच्छे से फ्रेम कर सकता था इसको। और एक यूटीवी बना है ना अभी ऑर्गेनिक, कोई कौन सा बना है? लक्षद्वीप। हाँ ठीक। ठीक है, किसी को और कुछ ऐड करना है इसमें? राइट, नेक्स्ट कौन करेगा यार? अतुल सर, आप करोगे क्या प्रेजेंट? सर मेरे 2 ही क्वेश्चन हुए हैं अभी। ठीक है, डिस्कस कर लो, बाकी आपके कल कर लेंगे ना, 2 कर दो। अरे एक ही हुआ है ऐसे तो, कंप्लीट सेकंड भी हाफ ही हुआ था, तो एक क्वेश्चन क्या करूं सर? कर दो, ये मैं भी एक कर दूंगा, मेरा भी एक ही हो रहा है। चलो तो ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, इन द फर्स्ट Lok Sabha, the single largest party in the opposition was the Swatantra Party. ठीक है। Then second option था, in the Lok Sabha, a leader of the opposition was recognized for the first time in 1969. Then third था, in the Lok Sabha, the party does not have a minimum of 75 members. Its leader cannot be recognized as the leader of the opposition. ठीक है। तो सिंपल मतलब पॉलिटी का क्वेश्चन था। अगर जो हमें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट भी नहीं पता होते, बस थर्ड स्टेटमेंट का भी थोड़ा आइडिया होता है कि 10% ऑफ द लोकसभा सीट्स होना चाहिए, मतलब जो अपोजिशन पार्टी होती है, तो उस बिहाफ पे मतलब दैट इज 55 मेंबर्स अराउंड। तो थर्ड को एलिमिनेट करके हम आंसर पे आ सकते थे, ठीक है। तो अब मैंने मतलब ऑप्शंस का थोड़ा और स्टडी किया था, तो इसमें तो फर्स्ट लोकसभा में अराउंड 89 सीट्स थी, अभी जो प्रेजेंट है 550 है, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियंस वाली वो डिलीट कर दिए हैं अभी, ठीक है। तो 17.3 करोड़ का वोटर बेस था, और उसमें से आईएनसी ने 364 सीट्स मतलब जीती थी। देन सेकंड नंबर पे इंडिपेंडेंट्स थे, बट वो मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बन सकते हैं, पार्टी जो होगी लार्जेस्ट वो ही बन सकते। तो इसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी। तो अभी हमने उसमें भी देखा था, अभी शायद डी ने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था कि फर्स्ट कम्युनिस्ट पार्टी जो स्टेट में बनी थी केरला में 1957 में, तो उस बिहाफ पे भी थोड़ा सा मतलब गैस वर्क कर सकते थे कि जब फर्स्ट लोकसभा में वो सेंट्रल लेवल पे मतलब 16 सीट मतलब सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी, तो स्टेट में भी हो सकती थी। देन सेकंड पे थी सोशलिस्ट पार्टी, उसकी 12 सीट्स थी, ठीक है। तो फिर ये नीचे सर इसमें जो है, तो इसमें मैंने लिखा हुआ था लाइक आईएनसी के 364 थे, देन कम्युनिस्ट पार्टी 60, सोशलिस्ट 12, देन किसान मजदूर प्रजा पार्टी, और बाकी तो ये लिस्ट भी काफ़ी लंबी, बट मेन स्टार्टिंग के 2 ही हैं या 3 कर सकते हैं। सोशलिस्ट पार्टी भी इम्पोर्टेंट है, जयप्रकाश नारायण की ये पार्टी की, ठीक है। सर थोड़ा राइट करोगे? तो फर्स्ट जो लोकसभा थी उसके अंदर स्पीकर कौन थे? वो गणेश जीवी मावलकर, जो हम पढ़ते भी हैं मतलब। देन शायद डिप्टी स्पीकर थे M.A. अयंगर, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लीडर ऑफ द हाउस जवाहरलाल नेहरू थे। ये अपोजिशन मतलब 1969 से स्टार्ट हुआ था, बट ये एज इट इज मतलब गलत ही लिखा हुआ है, तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। तो जो ऑप्शन था हमारे क्वेश्चन में उसमें था कि रिकॉग्नाइज फर्स्ट टाइम कब हुआ था, तो ये मतलब ऐसे ही था। देन ऑप्शंस में हमारे में एक स्वतंत्र पार्टी दी हुई थी कि सबसे लार्जेस्ट मतलब कम्युनिस्ट पार्टी थी, अभी हमने देखा था सेकंड लार्जेस्ट, बट वहाँ पे ऑप्शन में स्वतंत्र पार्टी दिया हुआ था। तो उसके बारे में थोड़ा सा ये है कि इसके फाउंडर थे C. राजागोपालाचारी, ठीक है।
और इससे जो पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड थी, जो मेन थी, वो थी एनजी रंगा भी इससे रिलेटेड थे, एंड एक गायत्री देवी, द महारानी ऑफ जयपुर। तो इनका एक केस आता है शायद 1971 में, जब इंदिरा गांधी वाला था, इन्होंने रेड कराया था इनके महल में, कुछ था ऐसे प्रिवी पर्सेस भी उसी के आसपास अबॉलिश किया था। हाँ 1971 में। तो जो इस स्वतंत्र पार्टी थी, ये अराउंड मतलब थर्ड जो लोकसभा इलेक्शन थे तब ये मतलब एक लाइमलाइट में आई थी। तो 1962 के इलेक्शन में इन्होंने 18 सीट्स जीते थे, 67 के इलेक्शन में 44, तो ये लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी थी। तो ये 67 वाले इलेक्शन थे उसमें थी ये अपोजिशन में। 1971 में इनका बेस फिर दोबारा कम हो गया था, 8 तक आ गई थी। ठीक है, तो लीडर ऑफ द अपोजिशन के बारे में देख लेते हैं। तो लीडर ऑफ द अपोजिशन क्या होता है कि जो भी मतलब रूलिंग गवर्नमेंट्स के बाद जिस भी पार्टी की मतलब हाईएस्ट सीट आती है, तो उसी को मतलब ये मिलता है, मतलब उसके जो लीडर होता है। तो ये पोजीशन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भी होती थी, तो मोतीलाल नेहरू ने भी मतलब ये रोल प्ले किया था एक टाइम पे। और इसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन हमने दी थी सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू, जो 1977 में आया था। ठीक है, तो उसको बनने के लिए मतलब 3 कंडीशन फुलफिल करनी होती है कि देन मतलब ये मैंने लोकसभा के लिए लिया है, सेम ये कंडीशन राज्यसभा में भी फॉलो होती है। तो ही शुड बी अ मेंबर ऑफ द हाउस देन ऑफ द पार्टी इन अपोजिशन टू द गवर्नमेंट हैविंग द ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। तो ये था कि पॉलिटिकल पार्टी एटलीस्ट 10% ऑफ द सीट होनी चाहिए लोकसभा की, जो अराउंड 55 बैठते हैं। और ये रिकॉग्नाइज्ड स्पीकर करेगा, क्योंकि अभी ये हुआ था शायद 17th लोकसभा में कोई अपोजिशन लीडर नहीं आ पा रहा था, क्योंकि जो सेकंड पार्टी थी कांग्रेस की मतलब 55 एमपीज नहीं हो पा रहे थे, तो शायद रिकॉग्नाइज नहीं किया था स्पीकर ने। तो जो फर्स्ट टाइम जो लीडर ऑफ द अपोजिशन बने थे वो थे राम सुभाष सिंह, जो बिलोंग करते थे कांग्रेस पार्टी ओरिजिनल से। ठीक है, एंड राज्यसभा में कौन थे? श्याम नंदन मिश्रा, तो ये भी कांग्रेस पार्टी ओरिजिनल से ही बिलोंग करते थे। ठीक है, और तो ये वही सेम है सर कि फर्स्ट कौन था, सेकंड कौन था, ये लोकसभा का था। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मतलब किसी को और ज़्यादा और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे सर, तो ये राज्यसभा का था। बस इतना ही था, किसी को कुछ ऐड करना है तो बता सकते हैं, मतलब मैंने पूरे ऑप्शन ये होता है ना लीडर ऑफ अपोजिशन कैबिनेट मिनिस्टर का स्टेटस देते हैं ना हम लोग, इक्विवेलेंट होता है ऐसा बोलते हैं ना। हाँ करेक्ट। डेप्यूटी स्पीकर है क्या कोई अभी हाउस में? हाँ नहीं, अभी तो नहीं है, क्योंकि उसका जो इलेक्शन होते हैं वो स्पीकर मतलब अनाउंस करता है, वो अभी तक किए ही नहीं है, तो ये थोड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा था। 2019 से नहीं है। ऑल्सो लीडर ऑफ हाउस ये क्या है? पार्लियामेंट कमीशन है, स्टैट्यूट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बॉडी एज इन पोजीशन, लीडर ऑफ द हाउस। कन्वेंशन नहीं, ये भी स्टैट्यूटरी होगा, कुछ ना कुछ होगा इसका। नहीं वो हाँ वो स्टैट्यूटरी नहीं है, क्योंकि वो जो प्राइम मिनिस्टर होता है जनरली वही होता है लीडर ऑफ द हाउस, लेकिन वो अपने भी पे किसी और को भी अपॉइंट कर सकता है लीडर ऑफ द हाउस। तो सर मेरा एक स्टेटमेंट है मतलब इससे रिलेटेड, पीएम इज द लीडर ऑफ द हाउस ऑफ द लोकसभा, ये ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स। तो हम जनरली मतलब ये ऐसा सोचते हैं कि लोकसभा से ही होता है, ऐसा नहीं होता है, राज्यसभा से भी होता है। फॉर एग्जांपल थे मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, जिस भी हाउस का बंदा मेंबर होगा ना और दूसरे में वोट कर देगा इस तरह। राइट, ठीक है। क्या एक पॉलिटिकल व्हीप होता है ना, पार्टी का व्हीप, वो कहाँ पे मेंशन है? वो भी नहीं है सर कहीं पे, वो भी नहीं है कहीं पे।
करेक्ट। इंडियन इनोवेशन बोलते हैं ना उसको, किसको नहीं बोलते नहीं, हैं? विप इंडियन इनोवेशन नहीं है, वो चुराया हुआ है। उसके लिए कानून बना रखा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन उसके लिए कानून बना हुआ है अकॉर्डिंग टू मी। आई थिंक 1998 के आसपास बना है। नहीं यार अंकुर, आई थिंक कानून भी नहीं है, इट्स अनसेड कन्वेंशन, अनरिटन कन्वेंशन। कुछ कानून किसी भी नहीं है है, उसके किसी लिए। कानून में बनाई गई है, यदि आप डालोगे गूगल करोगे तो आपको मिलेगा ऐसा। हाँ, एक बार ऐसा कुछ है तो एक बार ग्रुप में डाल देना, तो हम सब लोग देख पाएंगे ना। बाकी आई डोंट थिंक अभी है कुछ, क्योंकि ये जरूर है कि वो विप को जब इशू, हाँ, जो विप इशू करते हैं वो मोस्टली वो फ्लोर टेस्ट और उस टाइम उसको बुलाया जाता है, तो वो जरूरी नहीं कि वो लीडर ऑफ द, मतलब कोई लीडर ही हो या एमपी हो उस हाउस के अंदर या एमएलए हो उस हाउस के अंदर, कोई बाहर का भी बंदे को अपॉइंट कर सकते हो, तो वो चीज है। ठीक है, नेक्स्ट तो फिर अपने वाला पूरा नहीं किया है। ठीक है, तो मैंने एक वो वाला क्वेश्चन किया, उसको डिस्कस करते हैं, देन आज के लिए आई थिंक ये सेशन एंड करते हैं। सो क्वेश्चन था, ही रोट बायोग्राफीज ऑफ मजीनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी, श्री कृष्णा, stayed in America for some time and was also elected to Central Assembly. तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? लाजपत राय। कलकत्ता। लाला हाँ, लाजपत तो करेक्ट, लाला लाजपत राय इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर था। तो देख लेते हैं और उनके बारे में थोड़ा सा। तो बुक्स पहले देख लो। तो बुक लिखी थी यंग इंडिया, इंग्लैंड स्टेप टू इंडिया, एवोल्यूशन ऑफ जापान, इंडियाज विल टू फ्रीडम, मैसेज ऑफ भगवद गीता, पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, प्रॉब्लम ऑफ नेशन एजुकेशन इन इंडिया, द डिप्रेस्ड क्लास, द travelogues of the United States of America, and the story of my deportation 1908। तो आई थिंक ये स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है किसी साल में, आई एम नॉट श्योर कौन सा साल है, बट 2-3 सालों में कहीं पे पूछा हुआ था ये सेम क्वेश्चन। और अभी 2021 में देखोगे तो बहुत ही एक ऑड सा क्वेश्चन पूछ दिया था। गांधी जी की एक कोई वो बुक थी, टेल्स ऑफ प्रिजन करके, कुछ स्टोरी ऑफ प्रिजन टेल्स ऐसा करके, प्रेजेंट सॉन्ग। हाँ, प्रिजन सॉन्ग्स पे करके, वो बहुत ऑड सी बुक थी, मतलब कहीं नहीं पढ़ रखी थी। तो इसलिए एटलीस्ट जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं उनकी जरूर देख लो। तो लाला लाजपत राय एक एक्सट्रीमिस्ट इम्पोर्टेंट लीडर थे, तो बुक्स ये है उनकी यहाँ पे गिवन, तो एक बार गो थ्रू कर लेना इसमें से। न्यूज़पेपर की बात करें तो एडिटर थे आर्या गैजेट के और पंजाबी, ठीक है, ये लिखते थे। और इनको एक टाइटल भी मिला हुआ था, शेरे पंजाब का, राइट। तो इनसे पहले किसको शेरे पंजाब बोलते थे? कोई गेस करता है? रंजीत सिंह। करेक्ट, महाराजा रंजीत सिंह को बोलते थे इनसे पहले, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन देखो, तो ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने होम रूल लीग ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क में चलाई थी। मतलब इंडिया में तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बिसेंट हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इन्होंने न्यूयॉर्क में जाके चलाई थी। और तभी इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, ट्रैवल व्लॉग्स। मतलब लोग आज व्लॉग्स बना रहे हैं, ये ट्रैवल व्लॉग्स उस टाइम से बना रहे हैं, ठीक है। सो फिर सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी 1921 में एस्टैब्लिश करी थी। तो रिसेंटली आई थिंक चैनल में शायद प्रसाद ने डाला भी था ये, कि बहुत आमतौर पे कंफ्यूजन हो जाती है सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया और सर्वेंट पीपल सोसाइटी, तो ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है दोनों। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने एस्टैब्लिश करी थी? गोपाल कृष्ण। करेक्ट, हाँ, तो ये देख लेना, ये लाला लाजपत राय ने एस्टैब्लिश करी है। और पंजाब नेशनल जो बैंक है उसकी भी फाउंडेशन इन्होंने रखी है, ठीक है। तो आज भी चल रहा है ये बैंक, तो इस सेंस में हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स में भी बहुत बड़ा रोल था। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं इनके बारे में। तो आर्य समाज से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो आर्य समाज के फाउंडर कौन थे? दयानंद सरस्वती। एंड दे preach infallibility of Vedas, true or false? ट्रू। Back to Correct. Vedas. 1875 में बना था। करेक्ट। फर्म बिलीवर थे हिंदुइज्म के। Infallibility of Upanishads and Puranas. पुरानास में बिलीव नहीं करते थे। Pranav के against Nothing. थे, I think. Correct. Right.
तो ज्वाइन करा था कांग्रेस, अपोज किया था बंगाल पार्टीशन। ही वाज डिपोर्टेड टू बर्मा इन 1907 विदाउट ट्रायल। ठीक है, तो वो हमें पता भी है, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी फॉलो करी थी कि सूरत स्प्लिट हो गया था, तो उसके बाद मॉडरेट्स को थोड़ा सा डराने के लिए उन्होंने सारे एक्सट्रीमिस्ट को पकड़ पकड़ के इधर उधर भेज दिया था। तो उसमें वो भी थे, बाल गंगाधर तिलक भी इसी टाइम पे जेल में थे। ठीक है, फिर वो यूएस गए 1917 में, तो हमने पढ़ा भी है, अभी जस्ट देखा कि होम रूल लीग ऑफ अमेरिका बनाया उन्होंने। फिर ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मैसेकर, सपोर्टेड द एनसीएम एट द नागपुर सेशन इन 1920। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट, मैं अभी देख रहा था तो मैं यही चीज देखा कि इतना इम्पोर्टेंट लीडर होने के बाद उन्होंने कांग्रेस का कोई एनुअल सेशन होस्ट ही नहीं किया, मतलब सॉरी प्रेसिडेंट नहीं बने। ठीक है, तो ये चीज आई थिंक थोड़ा दिमाग में रख सकते हैं कि इतना इम्पोर्टेंट लीडर है फिर भी कांग्रेस के वो प्रेसिडेंट कभी नहीं बने। लेकिन नेक्स्ट लाइन यही लिखी है कि इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सेशन इन 1920 टू 1920 कैलकाटा। ठीक है, तो ऐसा लग सकता है कि थोड़ा विरोधाभास हो रहा है यहाँ पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये एक स्पेशल सेशन था। वो एक्चुअल जो एनुअल सेशन हमेशा दिसंबर में हुआ करते थे कांग्रेस के, तो वो नागपुर सेशन हुआ था जहाँ पे एनसीएम को सपोर्ट किया था। लेकिन एक स्पेशल सेशन हुआ था, वो कैलकाटा में हुआ था इन 1920, तो वहां पे वो प्रेसिडेंट बने थे। तो अगर आप स्पेक्ट्रम या जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऑफिशियल पेज देखोगे तो वहां पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है लाला लाजपत राय। ठीक है, फिर ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इन्फो है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इलेक्टेड एज डेप्यूटी लीडर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, तो यही स्टेटमेंट का क्वेश्चन था कि वो ही वाज आल्सो इलेक्टेड एज टू द सेंट्रल असेंबली। ठीक है, तो 1921 में वो असेंबली में इलेक्ट हुए थे। ही वाज इन्वॉल्व्ड विद हिंदू महासभा आल्सो एंड मूव्ड अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट साइमन कमीशन इन 1928। और फिर जब वो साइमन कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वहां पे लाठीचार्ज की वजह से उनका देहांत हो गया। सो कौन सी प्लेस पे वो ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, कोई आइडिया? लाहौर था क्या? हाँ हाँ, लाहौर था, तो इनडायरेक्टली पंजाब ही हो गया। तो या और इन्हीं के रिस्पॉन्स में फिर भगत सिंह ने जेम्स ए स्कॉट को मारने गए थे, लेकिन गलती से मारा है सॉन्डर्स को। ठीक है, बेचारा प्रोबेशनर था वो। तो सर यहाँ पे जो लिखा था कि वो सेंट्रल असेंबली गए थे, तो कौन सी पार्टी से गए थे? यूनियनिस्ट था? नहीं, यूनियनिस्ट तो मतलब मुस्लिम थोड़ी डोमिनेटेड पार्टी थी और वो थोड़े हाँ, से लेकिन हिंदू। unionist party आप देखोगे तो like you know even in your round table conferences you will find them. So Muslim dominated शायद था, but it's not like based on religion. Like it was it used to be countering Congress, like you know from the first INC को from the 1885 से भी it started countering Congress in every this thing. So yeah. वो नॉर्थ वेस्ट का जस्टिस पार्टी था, ऐसे पकड़ के चलो। नहीं, मतलब इसका आंसर है स्वराज पार्टी से गए थे वो। राइट, सो स्वराज पार्टी आईएनसी सेशन को प्रिसाइड किया था। तिलक ने कौन से आईएनसी सेशन को प्रिसाइड किया था? आई थिंक तिलक साहब को भी शायद नंबर नहीं मिला था। आई थिंक नहीं, तिलक को भी नहीं मिला था, मतलब उनका भी नंबर नहीं आया था। ये शायद यूपी पीसीएस का क्वेश्चन था 2021 का। राइट। अच्छा सर, लाला लाजपत राय नहीं थे, स्पेशल सेशन के अलावा नहीं थे लाला लाजपत राय, ये याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं। अच्छा सर, आपने ये बुक्स में लिखा है पहले नंबर पे यंग इंडिया ना, तो एमके गांधी का भी है ना यंग इंडिया, तो इनका ये अलग है या फिर क्या है ये? उनका वो न्यूज़पेपर था यंग इंडिया, इनका ये बुक है यंग इंडिया। ओके ठीक है। एक और सर फेमस बुक थी अनहैप्पी इंडिया, वो भी डाल दो। अच्छा, वो यंग इंडिया गांधी जी का नहीं था, गांधी मतलब गांधी ने लॉन्च नहीं करा था, वो पब्लिश करते थे बस। लॉन्च वो
ग्रुप पे डाला है ना मैंने, जमुना दास द्वारकादास, वो इंदुराग याग्निक, उन लोगों ने लॉन्च करा था यंग इंडिया। अच्छा, न्यू इंडिया भी था ना? हाँ वही है। न्यू इंडिया किसका है? न्यूज़पेपर एनी बेसेंट का है। एनी बेसेंट था ना, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। अरबिंदो घोष भी एक ऑप्शन था और काफी इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर रहे, लेकिन जेल जाने के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने हमेशा के लिए एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने ऑरोविल बनाया, तो एक बहुत गोला है, मतलब ऑरोविल का अगर फोटो देखोगे ना तो बीच में एक गोला है। अरे सर गोला मत बोलो, मैत्री टेम्पल है। ठीक है, एक सौ बुक्स देख लो। एक तो लिखी सावित्री, अ लेजेंड एंड अ सिंबल, basis of yoga, Bhagavad Gita and its message, future evolution of man, rebirth and karma, hour of God। ठीक है, और जो न्यूज़पेपर्स की बात करें तो उसमें जुगंतर लिखते थे। ठीक है, तो जुगंतर जो था वो बंगाल बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन थी, थोड़ी सी रेवोल्यूशनरी टाइप की, वो लोग ये पब्लिश करते थे जुगंतर। ठीक है, इसके अलावा वंदे मातरम इंग्लिश न्यूज़पेपर ये पब्लिश करते थे। सिमिलर नेम से एक और न्यूज़पेपर पब्लिश किया था भिकाजी कामा ने। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर वंदे मातरम लिखा है, इनफैक्ट यूपीएससी में ये क्वेश्चन भी पूछा गया वंदे मातरम के ऊपर, तो वहां पे भिकाजी कामा लिखा हुआ था, लेकिन हम लोग जो है वो अरबिंदो घोष पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भिकाजी कामा ने भी वंदे मातरम पब्लिश किया था और अरबिंदो घोष ने भी इसी नाम से इंडिया के अंदर पब्लिश किया था। भिकाजी कामा ने ये पेरिस में पब्लिश किया था। बस ये डिफरेंस है उन दोनों में। ठीक है, और ये नहीं सर, इसमें ना क्या था, जो लाला हरदयाल थे ना वो मतलब एडिटर थे इसके, बट जो भिकाजी कामा थी वो उसकी मतलब बाकी काम संभालती थी इस न्यूज़पेपर से रिलेटेड, और बिपिन चंद्र पाल भी मतलब इससे रिलेटेड थे वंदे मातरम से। वंदे मातरम कौन सा वाला? अरबिंदो घोष वाला? हाँ, तो पहले ये बिपिन चंद्र पाल ने स्टार्ट किया था 1906 में, देन बाद में अरबिंदो घोष ने मतलब इसमें एडिटर बने थे। जुगांतर किसने स्टार्ट किया था? जुगंतर में भी ये 3-4 लोग ही साथ में थे, जैसे आई थिंक इनके शायद बड़े भाई भी थे, बरिंद्रनाथ घोष और वो युगांतर था। हाँ, सो दैट इज युगांतर, वो जो वेस्ट बंगाल में एक्टिव था। हाँ, ईस्ट बंगाल में जुगांतर एंड युगांतर आर द सेम। अरे युगांतर वाज ऑर्गेनाइजेशन, जुगांतर उनका ये पब्लिकेशन था। नहीं, ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो वही तो कह रहा हूँ ना, युगांतर ऑर्गेनाइजेशन था, उसका न्यूज़पेपर जुगांतर था। नहीं, मतलब probably न्यूज़पेपर जुगांतर था, बट जुगांतर which was operative in East Bengal, which was headed by जतिन दास। बागा जतिन बोलते हैं ना? हाँ, तो उन्होंने हेड किया था। मतलब युगांतर के एक्टिविटीज जब स्टॉप हो गए थे, like there was no activities of युगांतर in East Bengal, सॉरी वेस्ट बंगाल, तो इन लोगों ने, बागा जतिन ने ईस्ट बंगाल में स्टार्ट किया था। ठीक है, सही है। सो ये वंदे मातरम जो है ये लिया कहाँ से गया है, ये आइडिया कहाँ से आया है? Where has this slogan come from? हाँ, तो बंकिम चंद्र चटर्जी का वो आनंद मठ ना, वहीं से वंदे मातरम भी आया है। राइट, सो अनुशीलन समिति को एस्टैब्लिश करने में हेल्प किया था कैलकाटा के अंदर। इनकी लाइफ के बारे में देख लो तो ICS एग्जाम जो था इन्होंने पास किया था, तो सिविल सर्वेंट थे एक जमाने में। फिर उसको छोड़ के मतलब फिर उसी टाइम इन्होंने बड़ौदा का सर्विस जो था वो ज्वाइन कर लिया था। तो उस टाइम वो प्रिंसली स्टेट था बड़ौदा, एंड वहाँ पे वो काफी काम कर रहे थे, बट वो स्लोली ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज ऑफ अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, एंड कांग्रेस के जो सेशंस अटेंड करते थे उनसे इनका थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ने लगा नेशनल पॉलिटिक्स में। फिर इनको अरेस्ट किया गया था अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर।
ठीक है। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस क्या था, क्या हुआ था इस पे बेसिकली, कोई बता सकता है? लॉर्ड हार्डिंग को मारने की कोशिश की थी ना कुछ बच्चे। नहीं, जिमरमैन वो प्लान का दिल्ली कॉन्स्पिरेसी है, ये अलीपुर कॉन्स्पिरेसी मतलब तो कुछ इसमें हाँ हाँ जज था, उसको मारने के लिए गए थे ये, किंग्सफोर्ड करके शायद, तो उसको मारने गए थे, बट हमेशा की तरह वही हुआ, मारने किसी को जाते थे, मार किसी को आते थे, तो वो गलती से इन्होंने बॉम्ब फेंका और 2 महिलाएं मर गई थी उसकी वजह से। सो प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली थी और खुदीराम बोस को फांसी मिली थी, तो 18 साल की उम्र में ही उनको ये फांसी मिल गई थी, ठीक है। सो लेकिन इस कॉन्स्पिरेसी केस में डायरेक्ट कोई एविडेंस मिला नहीं उनके खिलाफ, सो वो 1 साल के कन्फाइनमेंट के बाद छूट गए। लेकिन उसी 1 साल के कन्फाइनमेंट में उनको वो हृदय परिवर्तन हो गया, वो टीचिंग्स पढ़ रहे थे विवेकानंद वगैरह की, इन वहां से स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग योगा एंड विड्रू फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स। फिर वो चले गए पौंडीचेरी और उन्होंने वहां पे वो गोला बीच में रख दिया और फिर वो उसकी पूजा करने लगे, ठीक है। तो वो आश्रम है और ही डाइड इन पौंडीचेरी, ठीक है। तो कभी जाओगे तो ऑरोविल है वहां पे उन्हीं के नाम से, राइट। एक और ऑप्शन था विपिन चंद्र पाल, तो लाल बाल पाल हो जाता है। तो ये देख लो, ये भी अगेन बंगाल साइड से ही थे। स्टार्ट किया था, इंडियन नेशनल बुक लिखी थी, इंडियन नेशनलिज्म, स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन, नेशनैलिटी एंड द एम्पायर, द बेसिस ऑफ सोशल रिफॉर्म, द न्यू स्पिरिट एंड स्टडीज इन हिंदुइज्म, द सोल ऑफ इंडिया, ठीक है। सो आई थिंक एक चीज मेंशन करना मैं भूल गया था, यहाँ इनकी जो पब्लिकेशंस में इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखा था, इट वाज कॉल्ड न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ठीक है। तो ये 1-2 बार स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछा हुआ है, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, तो ये देख लेना। मतलब इसमें वो बेइज्जती कर रहे थे कांग्रेस की। इनका था या फिर उनका था, अरबिंदो घोष का था ये? अरबिंदो घोष का ही, हाँ, ठीक है। हाँ। सो वो लिखना भूल गया था, इसलिए मैंने थोड़ा अभी लिखा वो चीज। सो हाँ, तो द न्यू स्पिरिट एंड स्टडीज इन हिंदुइज्म, द सोल ऑफ इंडिया, ठीक है। सो ये विपिन चंद्र पाल के ये वर्क्स थे। नेक्स्ट ही एडिटेड द डेमोक्रेट, द इंडिपेंडेंट, परिदर्शक, वंदे मातरम, अभी वो डिस्कस किया था, न्यू इंडिया एंड स्वराज, ठीक है। सो ये मोस्टली उन्होंने एडिट करे थे। तो ये चीज याद रखना कि इनसे लिंकेज था उनका, स्वराज, न्यू इंडिया, वंदे मातरम, परिदर्शक। एक और था सर, द ट्रिब्यून के लिए भी ट्रिब्यून, हाँ या ट्रिब्यून के शायद कोई सरदार जी नहीं थे क्या? नहीं, कोई उन्होंने मजीठिया करके थे। हाँ वो तो मजीठिया थे। लिए भी वर्क भी किया था। अच्छा, वर्क किया था, हाँ वो क्या हो सकता है। हाँ तो ये देख लेना, ट्रिब्यून में वर्क और ट्रिब्यून अभी भी चल रहा है ट्रिब्यून। तो ज्वाइन कांग्रेस इन 1986, तो इंस्पायर्ड थे तिलक, लाजपत राय, अरविंद। 1886, हाँ सॉरी, 1886, और इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ तिलक, लाजपत राय, अरविंदो। 1898 में वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी थियोलॉजी एंड रिटर्न, अगले साल वापस आ गए। पॉपुलराइज्ड द आइडिया ऑफ स्वराज एंड पार्टिसिपेटेड इन द स्वदेशी मूवमेंट, फॉलोअर ऑफ एन एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म, went to 6-month jail for refusing evidence against Aurobindo Ghosh, joined NCM, opposed the withdrawal of NCM by Gandhi, और उसी टाइम वो मतलब थोड़े गांधी के वो विरोध में ही थे हमेशा से ही। तो गांधी जब पॉपुलर हुए तो वो फिर साइडलाइन हो गए धीरे धीरे और बाहर हो गए धीरे धीरे कांग्रेस से, ठीक है। सो पाल वॉज वन ऑफ द माइटिएस्ट प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म, ऐसा अरविंदो घोष ने बोला था, एंड ही डाइड इन 1932, ठीक है। सो ये था विपिन चंद्र पाल के बारे में। एंड हाँ, एक और ऑप्शन था मोती, एक और नाम से बुलाया जाता है, फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट्स इन इंडिया। अच्छा, फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट्स इन इंडिया, तो बहुत फायर ब्रांड स्पीच थे फिर। और अरबिंदो ने बोला था माइटिएस्ट प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म।
ये लिखा है सॉरी फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी क्या था नेशनलिज्म रेवोल्यूशनरी थॉट्स इन इंडिया थॉट्स। ठीक है, सो ये था इसके बारे में। लास्ट एक वो है, तो ये तो सारे एक्सट्रीमिस्ट पढ़े अभी तक जो हमने पढ़े। मोतीलाल नेहरू इनमें थोड़े से मॉडरेट किस्म के आदमी थे, और उन्होंने 2 बार कांग्रेस सेशन होल्ड किया था। ठीक है, ये बता देता हूँ। एक तो I guess, तो 1919 में जो अमृतसर सेशन हुआ था वो उन्होंने हेड किया था। ठीक है, अमृतसर में हुआ था ये वाला सेशन, और यहाँ हेड किया था। इसके अलावा उन्होंने कलकत्ता था 1928। ठीक है, तो ये वाला याद रख सकते हो। और जो हमारे जूनियर नेहरू थे उनके पिताजी थे। ठीक है, सो उस सेंस में भी इम्पोर्टेंट है। और स्वराज पार्टी जो थी उसकी स्थापना करी थी, तो एक और इंसान के साथ स्थापना करी थी। कौन थे वो? हाँ, तो CR दास थे और ये नेहरू थे। ठीक है, सीनियर नेहरू। एंड नेहरू रिपोर्ट जो थी वो भी इन्होंने ही पब्लिश करी थी। ठीक है, तो वो वाला भी देख लेना। नेहरू रिपोर्ट भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट था। एंड उसके अलावा तो आई थिंक और कुछ नहीं था इनके बारे में इम्पोर्टेंट। वो चैट करना। सेंट्रल असेंबली के प्रेसिडेंट ये बने थे या कोई और बना था? हाँ, अभी आई थिंक वो लीडर ऑफ अपोजिशन के फॉर्म में देखा था। ऑपोजिशन लीडर, हाँ ऑपोजिशन। अभी वो आई थिंक प्रेसिडेंट कोई इंडियन नहीं बना क्या उस टाइम में? कोई बना है ना, मुझे ऐसा लग रहा है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का 1925 के आसपास ना कुछ। पहले वो हाँ, वो पहले वो जो स्पीकर की पोस्ट थी ना, तो उसको स्पीकर नहीं बोलते थे, उसको प्रेसिडेंट ही बोलते थे। हाँ वही। ये भाई पटेल थे। तो आई थिंक 47 तक वही कंटिन्यू था ना शायद। कौन? मतलब ये टर्मिनोलॉजी जो आप बोल रहे हो। नहीं, वो आई थिंक 35 के बाद चेंज हो गया था, फिर वहां से प्रेसिडेंट हटा दिया था, फिर स्पीकर आ गया। अच्छा, ओके। 1947 तक तो फिर 1919 वाले एक्ट से चला था ना रूल वाला, कुछ ऐसा भी है ना? हाँ, 35 से तो कुछ हुआ ही नहीं था इंडिया में वैसे। मेरे को लगता है कि 47 तक था संजय, और उसके बाद फिर चेंज करा था, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद। बोल रहे हो ना सर, एक्ट में लिखा था 1935 वाले, बट वो एक्ट ही इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 वाले एक्ट से चलती रही 1947 तक। एक बार मैं चेक करके बताता हूँ उसमें क्या है। ओके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। बाकी लोग अपना अपना पार्ट कृपया कंप्लीट कर लें, ताकि कल हम डिस्कशन कर सकें उसका।